कोई भी देश बड़ी आसानी से बर्बाद हो सकता है और कोई भी देश बड़ी जल्द ही डेवलप कर सकता है। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं, हम देखे हुए हैं। बहुत सारे देश जो हमसे बहुत पीछे थे और वो बहुत डेवलप कर गए। बहुत सारे देश जो डेवलप्ड थे बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके थे और फिर वो नीचे गिर गए। आज हम चलिए बात करते हैं दो ऐसे देशों के बारे में जो एक बहुत आबाद हो गया, दूसरा बर्बाद हो गया। और ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये है क्लास 10 से हमने इस टॉपिक को उठाया है। क्लास 10 सिविक्स बुक में है, NCERT का किताब है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे लगा कि आप लोगों से भी ये शेयर करना चाहिए मुझे, और हर एक नागरिक को इस चैप्टर के बारे में जानना चाहिए कि ये चैप्टर बोलता क्या है और इसमें लिखा हुआ क्या है। तो चलिए जानते हैं दो देशों के बारे में, श्रीलंका और बेल्जियम। दोनों ही बड़ा ही अच्छा देश, बढ़िया देश। दोनों का जो जनसंख्या है ना, लोग हैं एक ही तरह के हैं। मतलब दोनों देशों में, बेल्जियम में भी बहुत मिक्सअप का ग्रुप है। उसमें फ्रेंच लोग हैं, उसमें डच लोग हैं, डच मतलब जो नीदरलैंड्स के लोग हैं, और जर्मन्स हैं, और यही लोग हैं। और फिर श्रीलंका में भी अगर देखेंगे तो वहाँ भी वैरायटीज़ है। कुछ लोग, इसमें भाषा पर वैरायटीज़ है और धर्म पर भी वैरायटीज़ है। सिन्हला बोलने वाले लोग 74% हैं। फिर 18% जो है तमिल बोलने वाले हैं। तमिल बोलने वाले लोग भी 13% श्रीलंकन तमिल है, तो 5% इंडियन तमिल है, 7% क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, 1% ट्राइब्स है। देखिए दोनों देश एकदम मिक्सचर है। दोनों देश में जनसंख्या, लोग एकदम मिक्स ग्रुप है। और ऐसे समय में श्रीलंका के साथ, श्रीलंका में क्या हुआ, 1956 में एक ऐसा कदम उठाया सरकार ने कि देश पूरा बर्बाद हो गया और सिविल वार की ओर चला गया। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। 1956 में क्या हुआ था, सरकार ने जो सिन्हला बोलने वाले हैं उनको बहुत ही रियायत दिया। मतलब सिन्हला लैंग्वेज को, सिन्हला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। और सिन्हला बोलने वालों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया गया। सिन्हला बोलने वालों को नौकरी में रिजर्वेशन दिया गया। इस तरह से तो बाकी जो लोग रह गए, तमिल बोलने वाले लोग या फिर इंडियन तमिल बोलने वाले लोग, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो बुद्धिस्ट रिलीजन को उन्होंने बहुत ही ढंग से प्रोटेक्ट किया, फिर उसको बढ़ावा भी दिया। प्रोटेक्ट किया, बढ़ावा देने के साथ साथ बाकी जो लोग थे वो लोग अच्छा फील नहीं कर रहे थे। लेकिन यहीं पर अगर हम बेल्जियम को देखें, वहाँ भी फ्रेंच लोग हैं, डच लोग हैं। ये लोग, यहाँ की सरकार जो है ना, एकदम एक नंबर का काम किया और वो देश आबाद हो गया। वहाँ पर सरकार ने किसी की ओर झुकना मुनासिब नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा। मतलब किसी एक कम्युनिटी की ओर अगर झुक जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। बेल्जियम में जिस तरह से हुआ कि सरकार ने क्या किया, दोनों फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले जो मंत्री होंगे बराबर होंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब फ्रेंच वाले लोग हैं तो फ्रेंच का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। और कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट भाषा से रिलेटेड, लैंग्वेज इश्यूज़, फिर एजुकेशनल इश्यूज़ और कल्चरल इश्यूज़ पर बात करेंगे। अगर मैं फ्रेंच सोसाइटी से हूँ तो फ्रेंच सोसाइटी खुद ही डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह का एजुकेशन लेना है, किस तरह का रिचुअल्स फॉलो करना है, किस तरह का संस्कृति को अपनाना है। ये हम खुद करेंगे, कोई दूसरा हमें ना थोपे। तो इस तरह से कोई यहाँ पर कोई इशू नहीं आया। ब्रसल्स, उसका जो राजधानी है ब्रसल्स, बेल्जियम का राजधानी, कैपिटल सिटी ब्रसल्स, वहाँ भी बहुत अलग था। ब्रसल्स के लिए एक अलग सरकार बनाया गया। 4 बार जो है संविधान में बदलाव किया गया, अमेंडमेंट लाया गया 4 बार। अमेंडमेंट बदलाव इसलिए लाया गया ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। तो देखिए श्रीलंका जो है एकदम एक तरफा 74% वालों को सपोर्ट किया। 74% वाले लोग कौन थे, जो सिन्हला बोल रहे थे और बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो कर रहे थे। और बेल्जियम देखिए किसी एक की तरफ नहीं हुआ, बड़ा ही अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर दिया, मैनेज कर दिया और वो देश डेवलप किया और अच्छा हुआ। और श्रीलंका में देखेंगे तो सिविल वार आ गया। इस चैप्टर को जानना बहुत ज़रूरी मुझे लगा। इस तरह से हम देखें 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है सरकार का, उसमें उसको लेकर के जो इशू हो रहा है, अपडेट करना चाहिए जल्दी से ताकि प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर पर्सनली मैं बोलूँ कि ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, उससे जो है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया मतलब यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, इन सब में 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है अच्छा हो जाता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी मतलब 3 भाषाओं को हमको पढ़ना है। 3 भाषा क्या है, जैसे नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली में स्कूलों में क्या करते हैं, हिंदी ले लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं और एक संस्कृत ले लेते हैं। संस्कृत का भी जो लिपि होता है वो देवनागरी ही होता है। तो जो संस्कृत से हिंदी आया है तो उसको पढ़ने में और उसको समझने में और उसको
आत्मसात करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 3 लिपि अगर का पढ़ाई हो, लिपि हो जाएगी, फिर हिंदी उनको लेना पड़ेगा, फिर एक अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी का अलग लिपि होगा, स्क्रिप्ट अलग होगा, तो एक ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सीखने में, जो है बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होगा। एक साथ 3 स्क्रिप्ट चलेगा, माइंड में भी चलेगा ना, बच्चा ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाएगा। नॉर्थ इंडिया में तो प्रॉब्लम नहीं है, जो संस्कृत है वो हिंदी में ही लिखा हुआ रहता है, मतलब देवनागरी लिपि में लिखा हुआ रहता है। तो अगर हिंदी पढ़ सकते हैं, संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं, समझने का तो धीरे धीरे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो तमिल बोलेगा, हिंदी, दोनों आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा, फिर अंग्रेजी भी आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है। तो जिस तरह से बेल्जियम ने अकोमोडेट किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट ला करके, और आगे बढ़ते चला गया, कोई देश में कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एज ए स्टूडेंट क्लास 10 में जो भी हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये एक सिर्फ चैप्टर नहीं है, पावर शेयरिंग सिर्फ चैप्टर नहीं है, लेकिन एक सीख देता है जिंदगी को। सो आज के लिए ऑल द बेस्ट, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू।